ये सर। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं ऋतु दहिया आप सभी का आराध्य डिजिटल लर्निंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो है सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल। ये भूगोल का हमारा प्रथम अध्याय है, ठीक है। इसी से हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें सौर मंडल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सूर्य, तो सूर्य के पास ही सारी की सारी कमांड है, मतलब वो सौर मंडल का मुखिया है। मुखिया होने की वजह से सारी की सारी चीज़ें सूर्य से ही स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के पास सारी ऊष्मा है, इसी से ऊष्मा और प्रकाश होने की वजह से जो है ये आठों के आठों ग्रह इससे जुड़े हुए हैं और इसी से जो है जगमगाते रहते हैं, मतलब उनको प्रकाश मिलता रहता है। और उसी में सबसे पहले हमारा ग्रह आ जाता है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मैंने सीक्वेंस से ही लिखा हुआ है, मतलब पहला कौन सा ग्रह आएगा हमारे सौर मंडल में, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये सब के सब जो हैं क्रमबद्ध तरीके से लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा ग्रह आ जाएगा बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह है और सबसे गर्म तो नहीं कहेंगे, हालांकि सबसे पास है, सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म बुध की बजाय हमारा शुक्र है। शुक्र क्यों है गर्म? क्योंकि इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो उसके अलावा दूसरी गैस को अपने पास ही नहीं आने देता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नेचर इतना गर्म हो गया है कि हम शुक्र को सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह मानते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे थे बुध की। बुध सबसे नज़दीक है तो सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा, ठीक। सबसे जल्दी चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है इसको? सूर्य का चक्कर लगाने में 28 दिन, सिर्फ 28 दिन में ही ये पूरा चक्कर लगा देता है, जिसकी वजह से जो है इसका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा दूसरा ग्रह, शुक्र ग्रह। इसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका सेम टू सेम नेचर पृथ्वी से मिलता है, ठीक। सारी की सारी चीज़ें पृथ्वी की तरह ही हैं इसके ऊपर, बस एक कमी है इसके अंदर कि इस ग्रह पे हमें पानी की सुविधा नहीं है। अगर पानी भी मिल जाता इस ग्रह पे तो शायद यहाँ पे जीवन की संभावना हो जाती, ठीक। उसके बाद आता है हमारा तीसरा ग्रह, हमारी अपनी पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। इसको हम सैटेलाइट से देखते हैं या हम ऊपर जाके आकाश में अगर हम अपने पूरे आठों के आठों ग्रहों को देखें तो हमें दूर से ही हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देगी। नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पे 78% पानी ही पानी है, ठीक है। और यहाँ रहने का रीज़न, सबसे मेन रीज़न यही है कि इस ग्रह पे पानी है, ठीक। पानी से ही सारी की सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा मंगल ग्रह, जहां अब इंसान जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ पे पानी मिल चुका है। और पानी की जहाँ संभावना होती है वहाँ जो है मानव को जीने की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि सबसे पहला स्रोत ही हमारा पानी है, ठीक। इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं और इसको हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती, किसी दूरबीन की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये हमें रात में लाल रंग का दिखाई देता है। उसके बाद आता है हमारा पाँचवें नंबर का ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति से शुरुआत होती है बाह्य ग्रहों की। ये हैं हमारे 4 आंतरिक ग्रह और ये है फिर बृहस्पति बाह्य ग्रह। जो 4 हैं इसको सूर्य के आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन जनरली सीटेट में पूछ लिया जाता है, DSSB में भी पूछ लिया जाता है कि बाह्य ग्रह किसको कहते हैं और आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं। तो जो शुरू के 4 ग्रह हैं मंगल तक, इसको हम बोलेंगे आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति से नेपच्यून तक हमारे आ जाएंगे बाह्य ग्रह, ठीक है। बृहस्पति की बात हो रही है हमारे यहाँ पे। बृहस्पति जनरली हमें बृहस्पति हरे रंग का दिखाई देता है। हरे रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे मीथेन की मात्रा ज़्यादा है। मीथेन हरे रंग की होती है, इसीलिए ये हमें हरे रंग का दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं हम शनि की। शनि ये देखने में ही इतना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक। शनि, इसके चारों तरफ छल्ले ही छल्ले हैं,
ठीक है, इसको हम दूर से देखेंगे तो चारों तरफ रिंग्स बनी हुई हैं। ठीक, इन रिंग्स की संख्या 13 है। 13 रिंग्स से ये मिलके बना हुआ है। जनरली हम इसमें 3 ही बनाते हैं क्योंकि 13 संख्याएं आ नहीं सकती हैं, इसके लिए हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा। जनरली बस ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि इसके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यूरेनस। यूरेनस ठंडा ग्रह है, इतनी दूर है। सूर्य कहाँ पे और यूरेनस कहाँ पे, ये इतनी दूर है। इसको सौरमंडल का ग्रह हमने ऐड कर लिया है क्योंकि किसी दूसरे प्लेनेट के अंदर जाके ये चक्कर नहीं काटता है, इसीलिए ग्रह को हम यही कहते हैं कि वो सिर्फ अपने अक्ष पे ही चक्कर काटता है, तभी उनको ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, यूरेनस बहुत ठंडा है, इसके पास पानी भी नहीं है, जीवन की तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती। जब यहाँ पे रोशनी ही नहीं जा रही सूर्य की तो ये बिल्कुल ठंडा ही रहेगा, कोई इंसान नहीं जीवित रह सकता यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेपच्यून, सबसे आखिर का ग्रह है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम वरुण। सबसे दूर का प्लेनेट है, सबसे ठंडा प्लेनेट है। ठीक है, सेम फीचर यूरेनस जैसा ही है, यूरेनस की तरह ही ये व्यवहार करता है, यहाँ पे भी जीवन की कोई संभावना नहीं है। ये तो हो गए हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह। ठीक है, 8 के अलावा हमारा एक ग्रह और था, प्लूटो। उसको हम बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। कुछ समय पहले उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था क्योंकि जब वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाता था तो वो अपने अक्ष पे चक्कर लगाने की बजाय वो नेपच्यून के अक्ष के अंदर चला जाता था, जिस वजह से उसको जो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। कुछ छोटी छोटी चीजें, सौरमंडल में ग्रह तो हैं ही, लेकिन ग्रहों के अलावा कुछ और चीजें भी तो होंगी। आसमान में हमें सिर्फ तारे तो नहीं दिखते ना, तारों के अलावा भी तो हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ हमारे सौरमंडल में ग्रह नहीं है, ग्रहों के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों, इन सब के अलग हटके जो चीजें बनती हैं उनको बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति एक लाइन में टुकड़ों की फॉर्म में हमें मिलते हैं, ऐसी फॉर्म में, तो उनको हम बोलेंगे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं। ग्रहों के ही टुकड़े कैसे होते हैं? जब ये चक्कर काटते हैं तो चक्कर काटते इन पे हवाओं का प्रेशर भी पड़ता है। ठीक है, इनके ऊपर पानी का प्रेशर भी पड़ता है। कुछ चट्टानें भी आ जाती हैं रास्ते में, जिनसे टकरा के इनके छोटे छोटे पिंड आसमान में टूट के बिखरने लगते हैं। उन्हीं की एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, इसी श्रृंखला को बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारे उल्का पिंड। उल्का पिंड भी होते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्या बोलते हैं हम? उल्का पिंड। मतलब हमारा ये रहा सूरज, इसके चारों तरफ ये ग्रह तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे पत्थर भी चक्कर लगाते रहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड धरती के इतने नज़दीक आ जाते हैं और कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। अब जो आप लोगों ने सुना होगा कि मुंबई में एक झील बनी हुई है, लोनार झील। ठीक है, वो लोनार झील कैसे बनी है? उल्का पिंड के टूटने से ही वो लोनार झील बनी हुई है। उसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, वो पूरी की पूरी जो है नेचर ने ही बना रखा, मतलब वो प्राकृतिक झील है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है, फिर आता है हमारा, ये तो है हमारा सौरमंडल, फिर आ जाता है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या क्या चीजें होती हैं मैंने बता दिया। ग्रह भी आएंगे उसमें, उल्का पिंड भी आएंगे उसमें, क्षुद्र ग्रह भी आएंगे उसमें। सारी चीजें मिलके किसका निर्माण करती हैं? एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। और उस यूनिवर्स में
उस यूनिवर्स के अंदर मेन हमारा सूरज रहेगा। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए हमारे सारे के सारे ग्रह रहेंगे। ग्रहों के अंदर हमारे उपग्रह भी रहते हैं। उपग्रहों में फिर क्षुद्र ग्रह भी आ जाएंगे, उल्का पिंड भी आ जाएंगे। सारी की सारी चीजें मिलके क्या बनता है, हमारा ब्रह्मांड बनता है। ठीक, और उसी ब्रह्मांड में जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम खुद रहते हैं, अगर हम अपने ग्रह की बात कर रहे हैं तो हमारे ग्रह का कोई उपग्रह भी हो सकता है। जी हाँ, हमारे ग्रह का एक उपग्रह भी है जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा। क्या बोलेंगे, चंद्रमा। उपग्रह किसको कहा जाता है, उपग्रह उसको कहा जाता है जो ग्रह का चक्कर लगाते हों। ठीक है, ग्रह हो गया सूर्य का चक्कर लगाने वाले, ठीक, उपग्रह हो गए एक ग्रह का चक्कर लगाने वाले। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जो है हमारा चंद्रमा। ठीक, इस चंद्रमा में क्या क्या खासियत है, ये चंद्रमा भी चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी का। इसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे किस में इंक्लूड होती हैं, सौर मंडल में ही इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना। और हम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा क्यों दिखाई देता है, हम उसको पूरा का पूरा क्यों नहीं देख पाते, हमेशा आधा हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो भी तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है हर समय। हमें पृथ्वी का भी एक ही हिस्सा दिखाई देता है। अगर हम आकाश में से देखते हैं तो हम पृथ्वी को पूरा घूमते हुए भी देख सकते हैं आकाश में से, क्योंकि वो भी तो चक्कर ही लगा रही है सूर्य का। इसी तरीके से पृथ्वी ने चक्कर लगाया सूर्य का, तो चंद्रमा ने भी चक्कर लगाया पृथ्वी का। ठीक, सिर्फ एक ही टाइम आता है पूर्णिमा के ही समय हम चंद्रमा को पूरा देख सकते हैं, है ना। और वो पूर्णिमा हमेशा महीने में सिर्फ एक ही बार आती है। ठीक है ना, महीने में एक बार आएगी, उसको बोलेंगे हम पूर्णिमा। एक महीने में एक बार, और 15 दिन में आती है अमावस्या, जिसमें हमें चांद जो है दिखाई ही नहीं देता है 15 दिन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी हैं, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि पूर्णिमा और अमावस में क्या क्या अंतर होता है, या ये कब कब हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, और हाँ, इसमें जैसे हम ये कहते हैं कि आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, तारों का अपना प्रकाश होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि जब तारे टिमटिमाते हैं तो उसी से जो है रात में हमें रोशनी दिखाई देती है, लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो इतनी दूर हैं हमसे कि हमें उनका टिमटिमाना महसूस होता है। महसूस क्या, उनको हम ये देखते हैं कि अरे तारे तो टिमटिमा रहे हैं, नहीं, वो टिमटिमाते नहीं हैं, उनका खुद का प्रकाश होता है। ठीक, ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता, इनके पास कोई अपनी लाइट नहीं होती है। सारे का सारा प्रकाश किससे लेते हैं, ये सूर्य से लेते हैं, इसीलिए ये दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन तारों का अपना प्रकाश होता है। सबसे बड़ा तारा हमारा क्या है, सूर्य ही हमारा एक सबसे पास का तारा है, जो सारे के सारे ग्रहों को रोशनी देता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा, सबसे चमकीला और बहुत ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण करने वाला हमारे पास सूर्य है। ठीक।